Uh, Dear Yudhishthir Singh, welcome to the online interview for FMG toppers. You have scored a marks of 204 out of 300 in FMG, and you have got an All India rank of 38. Uh, uh, we really would like to congratulate you on behalf of National Vidya Foundation, Vivek Sir, Siddharth, Jelly, Moai, and the whole NVF team. We are very proud of you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Welcome. And we'll start from the beginning. You are from which city and which state? Sir, I belong to city Muzaffarnagar. It is situated in state Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, okay. Yes. How much marks you got in PCB in class 12? Sir, I scored 81% in my class 12th in subjects PCB. Very nice. So you went to abroad straight after class 12, or you took coaching for 1 or 2 years? Yes, sir. I opt for coaching after my class 12, but unfortunately I didn't score at high, so that I can pursue MBBS here in government seat. I was unable to get the government seat, so I decided to went for Philippines for my medicine degree, sir. And why you chose the Philippines? Like, what were the reasons for choosing Philippines? Sir, there are several reasons, but one of the main reason was, sir, that the climate of the Philippines and the India was almost similar. So we can find similar kind of diseases like TB, diabetes, malaria, dengue. These all diseases are very common here in India, as well as they are common in Philippines. So they can help me in my clinical skills and clinical exposures in my hospital rotations, sir. ठीक है युधिष्ठिर, अब एक क्वेश्चन हिंदी में हम लोग के व्यूअर्स के लिए। तो आप स्टार्टिंग से बताइए कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपका जो होल जर्नी था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपने कैसे कंट्री चूज किया, कैसे कॉलेज चूज किया, कैसे क्या क्या किया स्टार्टिंग से। आप हम लोग वापस जाते हैं 2015 में। 2015 से। जी सर 2015 सर। आप रिजल्ट आने के बाद सर, जब रिजल्ट आया उसके बाद मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, सो आई डिसाइडेड, सो देन माय फैमिली आस्क्ड कि अब क्या करना है। देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर अब्रॉड। देन वी सर्चिंग फॉर डिफरेंट कंट्रीज, और जिसमें चाइना, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस। तो सर अराउंड वी रिसर्च अराउंड 7 to 8 कंट्रीज। उसमें सर हमने चूज की फिलीपींस, क्योंकि सर उसका जो क्लाइमेट था और जो इंडिया का क्लाइमेट था वो मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल सेम था। डिसीजेज जो वहाँ मिलती थी, जो वहाँ पे हैं, मतलब कॉमन डिसीजेज और कॉमन डिसीज इन इंडिया, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो जो कि बहुत एक एज अ मेडिकल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो वही चीजें, उस चीज के पेशेंट्स देखते हो, तो वो बहुत कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि इन द एंड यू हैव टू रिटर्न बैक टू इंडिया। अब ऐसी कंट्री में क्या जाके फायदा कि सर आप जा रहे हो, वहाँ पे डिसीजेज अलग हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, वहाँ सब कुछ अलग है, स्टडी पैटर्न थोड़ा चेंज है, तो ये थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है। देन वी चूज द कंट्री फिलीपींस। एंड उसके बाद सर जो कॉलेज, आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन। तो आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो सर उस कॉलेज जो हमने चूज किया, शुरू में सर क्योंकि कुछ पता नहीं था, कभी हम विजिट नहीं गए थे, तो थोड़ा थोड़ा डर रहता ही है अंदर, बच्चे के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, कि कैसा होगा माहौल वहाँ जाके। बट जैसे ही वहाँ पे गए तो विवेक सर ने हेल्प करी, विवेक सर वहाँ मिले। बेसिकली फर्स्ट ईयर जो होता है बाहर सबके लिए, वही जैसे कहते हैं थोड़ा टफ रहता है। टफ इन द सेंस कि सर कि किसी को कुछ पता नहीं होता है। बाकी नई सिटी में जाके डिफिकल्टी फेस होती है, वो बिल्कुल कंट्री अलग थी। तो वहाँ में एकदम वहाँ पे जाके तो थोड़ी विवेक सर ने काफी हेल्प करी। वहाँ पे शुरू के 1-2 मंथ में हम काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। जो भी कोई भी स्टूडेंट जाता है वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़े सीनियर्स हेल्प कर देते हैं। उसके बाद सर जो कॉलेज था, कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। पर्सनली मेरे बैच का एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सर आप देख ही सकते हैं रिजल्ट, ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारे बैच से ही गई है। बाकी आप मतलब काफी ऑल इंडिया की जो जितनी भी स्टार्टिंग रैंक्स हैं वो मतलब अच्छा ही करा है आमा ने इस बार, तो बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा रैंक है, मतलब टॉप 15 में 5 बच्चे हैं। हाँ जी सर आपका भी रैंक बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया 38। नहीं सर ठीक है। और सर
मतलब सर वही एक डेकोरम मेंटेन होता है। बाहर कभी भी जाते हैं, मैं जो नए बच्चे जाने वाले हैं उनसे ये कहता हूँ पूरी एक रिसर्च करके जानी चाहिए। बाकी उस टाइम पे तो कोई जियो वियो का नेटवर्क नहीं था, हम कैफे पे जाके हमने सर रिसर्च करी थी। आज तो सबके घर में नेटवर्क आ गया है, सबके घर में हर किसी के मोबाइल में नेट है। तो आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि आप कौन से कॉलेज ले रहे हो। सबसे पहले चूज करो कंट्री, कंट्री के बाद चूज करिए कौन सा कॉलेज, और फिर सबसे अच्छी की आप जो भी कोई कंसल्टेंसी होती है उसके रिव्यूज देखिए। जैसे हमारी एनवीएफ थी, एनवीएफ ने काफ़ी हेल्प करी। सो ये बेसिक 3 प्रोसीजर होते हैं, ये आप इन पे सब, क्योंकि अब सब नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आप सब जो नए जाने वाले हैं वो अपनी रिसर्च करके खुद से जाइए कि आगे जाके आपको कोई रिग्रेट ना हो कि हमने रिसर्च नहीं करी, पहले कुछ देख लेते। ये वो खुद से एक बार सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाके जो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, सबसे सबसे मैं जो जितने भी अपकमिंग जो डॉक्टर्स बनने के लिए जा रहे हैं, सबसे जरूरी है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। सर ये बहुत ज्यादा मेन रोल करता है आपके थ्रू आउट 4 to 5 years ऑफ जर्नी। क्योंकि अच्छे दोस्त बनाएंगे, पढ़ने वाले दोस्त बनाएंगे तो वो आपको ही हेल्प करेंगे। अगर देखिए मस्ती भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि मस्ती ना करें सिर्फ पढ़ते रहें, बट बैलेंस रहना चाहिए आपकी आपकी क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ के दोनों के बीच में। बाकी इन द एंड जो सबको माइंड में ये रख के जाना चाहिए कि हाँ, कि इंडिया से देखो सारे स्टूडेंट जो भी जाएंगे बाहर, वो कहीं ना कहीं उन्हें सीट नहीं मिलेगी, तो हल्का सा एक रिग्रेट रह ही जाएगा अंदर। तो आपको वो रिग्रेट को एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि नहीं, कि मुझे पहले अटेम्प्ट में ही आके प्रूव करना है। मैं अभी प्रूव नहीं कर पाया या अभी प्रूव नहीं कर पाई, बट अब मैं वापस से जब भी लौटूंगा अपनी डिग्री पूरी करके, तो मुझे पहले अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर कर देना, तो मतलब अच्छे मार्क्स से क्लियर कर देना है। बाकी अब तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि नेक्स्ट सबके लिए कॉमन आ जाएगा, तो कोई उंगली उठाने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि वही सेम इंडिया के बच्चे एग्जाम देंगे, वही आप बच्चे एग्जाम दोगे। बल्कि आप नेक्स्ट में उनसे ज्यादा स्कोर करते हो तो आपका ही लेवल अप होगा, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो बेसिकली मतलब प्राइम टारगेट पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी तो देखो कंट्री सारी अच्छी हैं, आपको बस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से जाना चाहिए। जैसे मेरा मेरा क्या था कि मुझे ऐसी कंट्री में जाना था जहाँ का क्लाइमेट सेम हो, डिसीजेस सेम मिले। मैं मेडिकल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच के पहले मैंने कंट्री चूज करी, जिससे कि मुझे सेम केसेस मिले, क्या डिसीज है उस कंट्री में, क्या सब कुछ डाटा नेट पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कैसा स्टडी पैटर्न है। जो कि जैसे हमारे कॉलेज में जो हमारे डीन और वाइस डीन है वो दोनों यूएसए में लिए हैं। जो आमा की जो डीन है, तो वो उनसे हम पूछते थे, दे आर रियली हेल्पफुल, फैकल्टीज आर रियली हेल्पफुल। सो आपको बस ये एक स्टूडेंट को बस यही देखना होता है कि उनकी फैकल्टीज बहुत अच्छे हो, मेन उनका पीयर ग्रुप अच्छा हो, जो उनका फ्रेंड सर्किल है। अगर पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती करोगे जो और आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा रहेगा, तो इन द एंड इन लॉन्ग आपको पता भी नहीं चलेगा कि 4 साल में आप दूसरों से क्या सीख रहे हो या आप उन्हें क्या सिखा रहे हो। अच्छी चीजें सिखाओगे और अच्छी ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट। डिस्कशन करना, देखिए मेडिक आप सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे, पर जब तक आप उसे किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस लैक होगा। मतलब सर वो वो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस ना हो जाए। बाकी बाकी तो सर सब कुछ अब, क्योंकि इंटरनेट इतना अच्छा हो गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत अच्छे हैं जो आपको हेल्प कर देते हैं। आपको गाइडेंस के लिए हैं सर, कोचिंग्स ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब तो बहुत इजी हो गया है। सो बस अब मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कोई भी अगर बाहर जाने की सोच रहा है तो अच्छे से अपनी रिसर्च करके जाइए, कंट्री चूज कीजिए, फिर कॉलेज, और फिर कंसल्टेंसी भी। अब आप बिल्कुल जो आपको सेटिस्फाई करे वो उसे ही चूज करनी चाहिए। मैं एनवीएफ के पास बहुत सेटिस्फाई रहा, तो मैंने एनवीएफ हुई। इन द एंड थ्रू आउट माई 5 years कभी भी दिक्कत आती थी, मैंने विवेक सर से बात करी तो वो हेल्प कर देते थे। बाकी मुझे कभी बीच में एक बुक की भी जरूरत थी, मैं फिलीपींस में था, तो मैंने एक बार सिद्धार्थ सर को भी मैसेज किया था, तो ये भी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार थे। सो इन द एंड की कंसल्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी हेल्प करे, पहले साल नहीं कि मतलब थ्रू आउट आपकी जर्नी हेल्प करे। एंड आप वहाँ पर जैसे आप लोग का जो एमडी होता है सिलेबस, MD1 MD2 MD3, तो आप डेली कितना क्लास करते थे और डेली कितना आप ये करते थे सेल्फ स्टडी?
हाँ जी सर। सर क्लास का क्या होता है कि मैं अपने कॉलेज का बता सकता हूँ, जैसे हर वीक एक एग्जाम आ जाता है। हम्म, हर वीक का मतलब एक टाइम टेबल आता है। वो टाइम टेबल एवरी वीक रिपीट होता है, मतलब इस वीक में आपको ये इस डे ये क्लासेस चलेंगी आपकी इस टाइम से इस टाइम। तो बेसिकली हम हमारी यूजुअली क्लासेस टाइमिंग्स थी कि 8 इन द मॉर्निंग स्टार्ट होती थी, 8 to 10, 10 to 12, 12 से 1 का ये ब्रेक आवर्स है। उसके बाद 1 to 3, 3 to 5, ये 4 स्लॉट्स होते हैं। इनमें से कभी कभी चारों स्लॉट्स में क्लासेस होती थी, कभी कभी कोई फ्री फ्री हो जाते थे, कभी थोड़ा लैब्स, जब लैब्स आती थी प्रैक्टिकल लैब्स तो वो कभी थोड़ा लेट हो जाती थी। तो ये सीन था। बाकी स्टडी आवर्स सर, ये ये जो स्टडी आवर्स हैं सर, ये वेरी करते हैं। मतलब कि क्योंकि सर जब क्लास लेट तक हो जाएगी, 7 बजे तक हो जाएगी या 5 बजे तक रहेगी, तो आपके पास टाइम रहता है। बट जैसे हमारा एग्जाम एवरी वेडनेसडे होता था, तो सर संडे मंडे ट्यूसडे ये 3 दिन थे कि इसमें हाँ जो भी फ्री टाइम है उसमें हम पढ़ते थे सर, मतलब क्लास के अलावा। और ये उसके बाद वेडनेसडे को सर एग्जाम होता था, और वेडनेसडे सर मतलब मेरे लिए वेडनेसडे थर्सडे फ्री डे थे सर। मैं अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रखता था। बाकी जो क्लास में चल रहा है सर, वो क्लास में हम कर लेते थे कवर। तो ये सर ऐसा पैटर्न सर, सबका एक स्टडी पैटर्न होता है। किसी को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, किसी को इवनिंग में पढ़ना पसंद है, कोई रात में ज्यादातर पढ़ता है। सो वो सर जैसे पढ़ता रहेगा बच्चा, उसे पता चल जाता है कि उसकी कंसंट्रेशन किस टाइम स्लॉट में ज्यादा अच्छी है, वो किस टाइम स्लॉट उससे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो सर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बाकी सर पढ़ने वाले बच्चे टाइम निकाल लेंगे सर। हम्म। हाँ जी, हाँ जी तो सर। आपका क्लास सपोज 7 to 8 आवर्स होता था, तो आप जी सर। रूम में आके कितना hours पढ़ाई करते थे? 4 hours, 5 hours, कितना अप्रोक्सीमेटली? सर हाँ सर। सर जैसे मैं आपको जैसे बताया कि सर जैसे वेडनेसडे को एग्जाम है, हम्म तो सर संडे पूरा दिन सर फ्री रहता था। तो संडे संडे को सबसे ज्यादा पढ़ाई होती थी सर, क्योंकि सर फ्री डे है सर, हॉलीडे है। संडे को बाकी सर आप आर्ट्स पूछ रहे हैं सर, आर्ट्स कभी सच में सर कभी देखा ही नहीं। हम्म आर्ट्स मैंने अभी भी सर एफएमजी की प्रिपरेशन करी थी सर, आर्ट्स मैं कभी देखे नहीं सर, काउंट ही नहीं की कितने आर्ट्स हैं। क्योंकि सर आर्ट्स का क्या होता है कि एक माइंड सेट बन जाता है कि हाँ आज इतने घंटे पढ़ाई कर ली तो बहुत कर ली, एक वो अंदर आ जाता है सर कितने। तो इसलिए सर आर्ट्स कभी काउंट नहीं करे। आर्ट्स मैं कभी नंबर्स पे बिलीव ही नहीं करता सर, थोड़ा क्वालिटी पे करता हूँ कि हाँ मुझे ये, मैं टॉपिक का टारगेट रखता था कि ये टॉपिक मुझे ये मुझे पढ़ना है आज, ये मुझे पढ़ना है। अब भले ही सर वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, वो 3 घंटे में हो जाए, वो 4 घंटे में हो जाए, वो टॉपिक वाइज में, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज थी, अच्छा। हाँ तो सर। आपको एक इतना टॉपिक इस दिन में कंप्लीट करना है? जी सर, जी सर, स्मॉल टारगेट्स रखे मैंने कि स्मॉल, क्योंकि सर क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। तो हम्म हर पर डे आप स्मॉल स्मॉल टारगेट्स रखेंगे, इन द एंड आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ा टारगेट, आपने बहुत सारे टारगेट अचीव करनी है। हम्म हम्म सर हम्म वो हेल्प करती है चीजें। हम्म बाकी मैंने कभी अपने आप को इतना पुश नहीं करा कि हाँ रोज 5 घंटे ही पढ़ने हैं या रोज, क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है कि आपका बिल्कुल मन नहीं है, तो उसमें सर आपने तो उस दिन आधे घंटे ही पढ़ाई हुई या 1 आवर पढ़ाई हुई या 1 घंटे पढ़ाई करी, तो सर कभी कभी ऐसे भी जाता है। तो इसमें क्या होता है सर, मतलब मेरे पर्सनल व्यू में सर, आपने सोचा है कि 5 घंटे रोज पढ़नी है, अब आप उस दिन 1 घंटा पढ़ पाए तो आप डिमोटिवेट फील करते हो। तो इसलिए मेरी जो अप्रोच थी वो टॉपिक वाइज थी सर। टॉपिक वाइज, ओके। हाँ जी, हाँ जी सर, ये टॉपिक वाइज अप्रोच रखी मैंने अपने। अच्छा, आपने एक चीज बोला कि आपके डीन और वाइस डीन दोनों क्वालिफाइड हैं, ये यूएसएम। यूएसएमएल, तो वो लोग यस सर, ये प्रैक्टिस भी किए वहां पर जाके क्या, जी अमेरिका में? सर, जी सर, जी सर, जी सर, अच्छा, तो आपके जी डीन सर, का वो क्या नाम था? यस, जी सर, उसके बारे में डीन, बताइए, डीन और वाइस डीन डीन के बारे में। डीन डीन सर हमारी पीडियाट्रिशियन है। हम्म, और सर जो हमारे वाइस डीन है वो न्यूरोलॉजिस्ट है सर। सो न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ जी सर। तो कोई भी जो भी मतलब आप किसी भी आमा के बच्चे से पूछेंगे तो सर वो न्यूरोलॉजी, तो सर वो बता देंगे कि इतनी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर से सर, एमडी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। न्यूरो तो सर आई गेस आमा वालों की स्ट्रांग होगी, क्योंकि सर वो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इतना ट्रेन करते हैं बच्चों को, इतना पढ़ाते हैं कि न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो
न्यूरो मेडिसिन सर वो स्ट्रॉन्ग थोड़ी हो ही जाती है। तो न्यूरोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है वो मैं कहना चाहूँगा कि उसके लिए मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करी, कि जो मतलब बेसिकली उसे अलग से एक मैंने एफएमजी के लिए पढ़ा हो, वहाँ पे सफिशिएंट हो जाता है। बाकी सर फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी भी बहुत अच्छी पढ़ा देते हैं। अगर बच्चे ने जो वो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ा है तो एंड में आके, जैसे अभी सर हम आए थे अप्रैल, अराउंड अप्रैल में आए थे, सो वी गॉट अप्रैल इन मई, ओनली दो टू महीने। मंथ्स। हाँ, हाँ ओनली सर, टू ढाई मंथ। महीने सर, 2.5 महीने हमने रिवीजन किया और इजीली सबका हो गया था। बाकी हमने प्रिपरेशन जो क्वालिटी। डेडिकेटेडली करी थी सर, वो स्टार्ट कर दी थी अराउंड नवंबर 2020 से सर। नवंबर दिसंबर के अराउंड, दिसंबर के बाद से ज्यादा हुई थी, क्योंकि सर दिसंबर में क्या हुआ था कि सीनियर्स का एग्जाम हो गया था, सीनियर्स में भी सीनियर स्टूडेंट भी पास हो गए थे, सर एक वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया था कि अब हमें ही एग्जाम देना है, अब तो जून वाला हमारे लिए ही है। तो उस फेज में सर थोड़ी प्रिपरेशन थोड़े अच्छी हो गई थी, मतलब थोड़े ज्यादा सीरियस हो गए थे, तो वो डेडिकेटेडली हमने थोड़ा करा। बाकी सर जब क्या होता है कि जब एक फाइनल फेज चलता है, जब आप डिग्री ले रहे होते हो, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रहे होते हो और इंडिया आते हो, उस बीच में थोड़ा आपका टाइम खराब हो जाता है, कुछ डेज का रिदम भी बिगड़ जाती है, क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है कि अब घर जाना है। हम 1 सवा साल के बाद घर आ रहे थे, वो उस पर वो हमने कवर कर लिया सर, क्योंकि वही मैं यही कहना चाहूंगा सबको सबको अपने बेसिक्स थोड़े स्ट्रांग रखने चाहिए कि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए, और आपके बेसिक्स कहीं भी स्ट्रांग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और पढ़ाई, क्योंकि आप जब इंडिया आ जाओगे, मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे इंडिया जाएंगे, वो जो भी आपके नेबर्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, वो एज अ डॉक्टर ही आपको देखेंगे, और आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाई चीजें तो फिर वो मन में उनके शंका आ जाती है कि बाहर मजे करे थे इसने या पढ़ाई था। पढ़ाई नहीं किया था। हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा सबके अंदर रहता ही है। बाकी मैं जो भी बच्चे होंगे, मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि दे वुड बी वेरी थैंकफुल टू देयर फैमिलीज, देयर मॉम एंड डैड सर, क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके भेजना और इतने साल दूर रखना, वो बहुत बड़ी बात होती है सर। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी और सर। आपने अपना मतलब क्लर्कशिप कहाँ से किया था? सर वहाँ पे सर एक हॉस्पिटल है, क्यूरिनो मेमोरियल मेडिकल सेंटर सर। ओके। तो सर वहाँ से सर मैंने अपनी क्लर्कशिप करी थी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका मतलब क्लर्कशिप में? आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला? जी आपने सर, जी पेशेंट के सर, साथ जी डील सर, किया? हाँ जी सर, पेशेंट के साथ डील, आप ऑन द वेरी फर्स्ट डे आप पेशेंट के साथ ही डील करते हैं। बेसिक से स्टार्ट होता है सर, बेसिक से आपको आईवी आईवी लाइन, फिर सर ये आपको बेसिक बेसिक पेशेंट एंड डॉक्टर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। शुरू के मैं कहूँगा सर 3 4 दिन थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप इतना यूज टू नहीं होते हो हॉस्पिटल से, लेकिन धीरे धीरे आप जाओगे तो आपके ऑलरेडी सीनियर्स होंगे वहाँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे, और आप इजीली हर चीज को कर पाओगे। हर डिपार्टमेंट में जिसमें भी आपकी रोटेशंस लगेंगी, वहाँ पे आपको इजीली सीनियर्स मिल जाएंगे आपके कॉलेज के, तो वहाँ पे सर वो हेल्प हो जाती है, वो बता देते हैं स्टार्टिंग में। तो हर डिपार्टमेंट के स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है, बाकी तो बस क्योंकि एज अ टाइम पासिस 1 हफ्ते में सब सीख जाते हैं बच्चे, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। तो वहाँ के जो ये पेशेंट्स होते हैं तो वो आपसे कौन से लैंग्वेज में करते हैं बात? यहाँ सर 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं सर। एक होते हैं कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो इंग्लिश समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हो कि मतलब नॉर्मल जो रिक्शा चलाने वाले हो गए, वेंडर्स हो गए, ये सब आते हैं, ये आपकी इंग्लिश समझ लेंगे, बट कोई कोई मतलब ये नहीं कि हर कोई आपको रिप्लाई इंग्लिश में ही करेगा। तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, उस चीज में दो 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 चीजें करनी चाहिए, जो कोई भी आपका सीनियर होगा वो आपकी हेल्प कर देगा, फर्स्ट थिंग। और जब आप पहले दिन ही हॉस्पिटल में जाओगे तो आप जो मेडिकल टर्म्स हैं उसे ट्रांसलेट करवा लीजिए। मैक्सिमम 20 to 30 वर्ड्स होंगे सर जो कि ट्रांसलेट करने होते हैं। वो एक आप अपने साथ पेपर रखिए, वो रोज आई गेस विद इन अ वीक और 10 डेज आप समझ जाओगे सारे। तो वो उसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। बाकी साइन एंड सिम्टम्स सबके सेम ही रहते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है कि आपके जो उनके सिम्टम्स हैं, और साइन साइन तो आप खुद ही देखोगे, सिम्टम्स जो बेसिकली हैं वो आप ट्रांसलेट करवा लीजिए इंग्लिश टू वो तागालोग टू इंग्लिश में, वहाँ तागालोग लैंग्वेज चलती है। बाकी वो भी आपको सारे पेशेंट्स पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे मैंने कहा कि हर हर
मैक्सिमम को इंग्लिश आती है, वहाँ कुछ जो रहेंगे जैसे स्ट्रीट वेंडर्स ये या थोड़े रिक्शा चलाने वाले, तो ये थोड़े जो लोग हैं सर, ये जो लोग आएंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या ओपीडीज में, इनमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस होगी हल्की सी, वो भी इनिशियल डेज में। बाकी जो आपकी पहली रोटेशन होगी, फर्स्ट रोटेशन होगी, उसमें आप सब कुछ सीख जाओगे, फिर नहीं दिक्कत आएगी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाकी एंड मैं ये, ये कहना चाहूंगा कि हाँ, क्लर्कशिप में भी सेम वही वाला आपको रखना है कि आपको सीखने के पर्पज से अपना माइंड सेट बनाना है। ये नहीं कि ये काम मैं क्यों करूं, ये काम ये क्यों करे। जितना ज्यादा आप क्लिनिकल नॉलेज गेन करने की चाह रखोगे, उतनी ज्यादा कोई हेल्प होगी इन द एंड। कोई कोई बच्चे सर नहीं करते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि चलो अब 10 पेशेंट 15 पेशेंट हमने देख लिए, अब इतने पेशेंट आ रहे हैं, ये दूसरे को दे देंगे, अपने फ्रेंड को कह देंगे कि भाई तुम देख लो। पर वो नहीं समझते कि इन द एंड इट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू ओनली। हेल्प यू आप, ओनली, राइट। यस यस। तो बस ये कहना चाहूंगा। बाकी देखिए रीजंस बहुत रहते हैं, एक्सक्यूजेस बहुत रहेंगे, पर आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। इन द एंड आपको, मैं सबको ये कहना चाहूंगा, माइंड में यही रखना है कि आपको इंडिया आना है तो एक अच्छे ही डॉक्टर बन के आना है, जिससे राइट। कि आपके अंदर वो जो एक 1% का जो गिल्ट रह गया था कि आप 1% गवर्नमेंट सीट नहीं ले पाए अपने 12th के बाद, तो वो गिल्ट ना रहे। फर्स्ट मैं कहूंगा कि सबको यही टारगेट रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें एग्जाम को क्लियर कर देना। ठीक। ये अगर आप फर्स्ट ईयर से अपने माइंड सेट में रखोगे तो आई एम श्योर सर हर कोई निकाल लेगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा तो हो जाएगा। ओके। और ये एनमैट क्या होता है? सर एनमेट एग्जामिनेशन होता है सर। जैसे फिलीपींस में दो तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। आपने एकदम से 12th करिए तो आप वहां जाओगे, उनका एक प्री मेड कोर्स होता है, उसमें एनरोल हो गया आप। प्री मेड कोर्स के प्री मेड कोर्स में आप एनरोलमेंट कर लोगे तो उसके बीच में एक नेक्स्ट इनका ये एनमेट एग्जामिनेशन होता है। इसमें ये सबका ही होता है सर, जो भी फिलिपिनो है चाहे चाहे कोई फॉरेनर है। उसमें बेसिकली पहला पेपर होता है एप्टीट्यूड का, और सेकंड पेपर होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइकोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं सर। तो ये एग्जाम होता है, इसमें आपको स्कोर करना होता है। जैसे आमा का क्राइटेरिया है आई गेस 40 परसेंटाइल आपको स्कोर करना है। हर कॉलेज का सर अलग क्राइटेरिया है। तो ये आपको 1%, ये एग्जाम होता है, एक एक तो होगा ये मार्च में, और एक शायद ये होता है अक्टूबर में। राइट। 2 साल में 2 बार एग्जाम होता है ये। एक साल एग्जाम में दो बहुत, बार, एक साल हाँ में जी, 2 बार। हाँ जी, लेवल बहुत, मतलब इंडिया वाले जो है सर, जो हम एआईपीएमटी का एग्जाम देते हैं उसके उसके उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो उसका ऐसे ही रहेगा, मतलब उससे कम टफ क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट आपको बेसिक आना चाहिए तो आप कर लोगे इजीली। बाकी एप्टीट्यूड के लिए बुक्स आती हैं, आप थोड़ा पढ़ोगे, जिस बच्चे का थोड़ा सा एप्टीट्यूड देखना होगा तो वो उसका हो जाएगा। फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस सर, मैंने तो कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। तभी मैंने एग्जाम, मैं बस फिजिक्स के शायद मैंने फॉर्मूले एक बार रिवाइज करे थे एक दिन पहले, ओके, क्योंकि एक सर, दिन हाँ पहले जी, से। हाँ। हाँ जी, एक दिन पहले, क्योंकि फिजिक्स ऐसी फॉर्मूले सर ऐसी चीज है कि वो थोड़े याद नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर रहता है। मैंने बस फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करे थे, और आई गेव दैट एग्जाम एंड आई स्कोर्ड 82 परसेंटाइल इन दैट। वेरी गुड, मतलब विदाउट प्रिपरेशन आपने 82 परसेंटाइल स्कोर कर लिया। वेरी नाइस। जी सर, आई मतलब सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा, जैसे एनसीईआरटी जिसकी भी अच्छी होगी वो कर लेगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत मतलब ऐसे नहीं आएंगे कि जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारा एआईपीएमटी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज रहता है और लेवल भी थोड़ा अच्छा ही रहता है, क्योंकि वो कंपटीशन है, लिमिटेड सीट्स हैं बहुत ज्यादा, तो उस हिसाब से वो मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो एनमेट एग्जामिनेशन है, ये 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। पेपर 1 में जैसे मैंने बताया एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड अच्छे से कर लेंगे। एक बुक्स भी आती हैं शायद वहाँ, मैंने तो सर कोई ली नहीं थी तो वहाँ, लेकिन आती है सर उनकी बुक्स, वहाँ पे आप परचेज कर लेना, वो देख लेना पैटर्न कैसे आता है। बाकी जब आप फॉर्म भरोगे उसके बाद वो एक सैंपल पेपर भी भेजते हैं, उसे आप एक बार देख लीजिए, तो आपको एक बार पैटर्न का आइडिया हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इजी क्वेश्चंस होंगे, सबको इजी लगते हैं बेसिकली सर वो, और थोड़ा सा भी कोई पढ़ता है तो ऑलमोस्ट सब निकाल लेते हैं। बाकी अच्छा। शायद अब नया रूल भी आ गया है, अब ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस,
कि शायद एनमेट कंपलसरी नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता ये ठीक कि है। शायद ऐसा हो गया है। ओके, और आपने एफएमजी के लिए कैसे प्रिपरेशन किया, एफएमजी के लिए? सर एफएमजी के लिए सर वही बेसिक्स सर, जो सब्जेक्ट्स थे हमारे और स्कूल में पढ़ाए जाते थे सर, हम आके पढ़ते थे, उसके लिए रिवाइज करते रहते थे। बाकी एक दिक्कत आती थी कि जैसे एफएमजी के लिए जब हम स्टार्ट करी प्रिपरेशन, तो जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि वो रिवाइज नहीं करे थे, तो वो बिल्कुल आप ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल नए हैं, हम्म। क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है। अब लास्ट ईयर में आके अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स देखोगे हम्म। तो उसमें थोड़ी दिक्कत। बाकी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है सर, जैसे मैंने रैपिड रिवीजन किया था। I took the rapid revisions of platform named PrepLadder, हम्म। and in third year I use a platform named Mero. हम्म। So ये सर दो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। हम्म। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए सर मैरो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देखोगे, वो थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्रेपलेडर भी दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैरो पे ही जाना है। हम्म। वो आप सब, क्या होता है कि टीचर्स, मैंने बताया ना सर कि टीचर्स आपको जिसके अच्छे लगे, उनकी फ्री वीडियोस है, किसी को लेना हो कोई भी तो फ्री वीडियोस देखिए, हम्म। जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि सर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। और बेसिकली मुझे उस टाइम पे सर मैरो का पता चला था, और मैरो मैंने देखा, थोड़ा डिटेल में पढ़ाता है, जो कि हेल्प कर देता है आपकी, क्योंकि जब आप पढ़ते हो, जब आप मेडिसिन स्कूल में पढ़ते हो, तो वहाँ डिटेल में थोड़े टीचर्स भी आपके डिटेल में पढ़ाते हैं, हम्म। तो वो हेल्प कर देता है। बाकी दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी यूज करिए, बट अच्छे से यूज करोगे कोई भी प्लेटफॉर्म, 100% सक्सेस मिलेगी। बट लेकिन मैं अभी यही कहना चाहूंगा कि जो आपके बेसिक हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अपनी मेन बुक्स अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सर वही बिल्ड करेंगे। अच्छा, आपका अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप क्या करना चाहते हैं इसके बाद, एमबीबीएस होने के बाद अब आप क्या करना चाहते सर एमबीबीएस होने के बाद सर मैं तैयारी करूंगा अभी, हैं? ये अपकमिंग सर एग्जाम्स, INICT, नीट, पीजी सर, ये इन दोनों एग्जाम्स, ये दो ही एग्जाम्स है पीजी के लिए, इन दोनों के लिए प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि सर स्पेशलिस्ट होने का सर अलग ही एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है। कौन सा सर आई सब्जेक्ट टारगेट किया आपने स्पेशलाइजेशन के लिए? सर स्पेशल सर, एज सच सर, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मैंने अभी टारगेट नहीं किया है। उसका रीजन सर ये है कि सर जैसे इंडिया में एक चीज है सर कि एवरीथिंग डिसाइडेड बाय योर रैंक ओनली, हाँ भाई। मार्क्स नॉट नॉट योर मार्क्स, योर रैंक ओनली। रैंक। तो कभी कभी सर क्या होता है कि डिससेट, कभी हमने, मैंने अगर एक रैंक पर्टिकुलर, बस मैं, आई नो कि मुझे किस किस चीज में इंटरेस्ट है, 3-4 ब्रांचेस है सर, तीन चार क्लिनिकल ब्रांचेस है, उसमें से जो भी सर, अगर मैं स्कोर अच्छे से कर क्या पाया क्या और, है मतलब ब्रांचेस इसके लिए आपका ज्यादा इंटरेस्ट है? हाँ जी सर, सर एमडी में सर, एमडी जनरल, एमडी मेडिसिन एंड एमडी इन इन्फेक्शियस डिसीज, ओके। और सर इफ देयर, और सर एमएस के लिए सर जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी। ठीक है। हाँ जी सर, ये आपका ये है ये सर मेरा मतलब मेरा एक टारगेट है। विश है कि ये इन तीन में से कोई भी ब्रांच मिलेगी तो मैं डेफिनेटली परस्यू करूंगा सर। परस्यू करेंगे। ओके। हाँ जी, हाँ जी सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीजी एग्जामिनेशन। आई एम 100% श्योर कि आपका हो जाएगा, एंड आई रियली जी सर, होप हो जाए तो हम लोग को वी फील मोर प्राउड। हम लोग के थैंक यू सर, ऑलरेडी थैंक यू सो मच। हर साल एटलीस्ट 5-6 बच्चे पीजी निकालते ही हैं जो एफएमजी में पास करके आए। आई एम श्योर इस बार आपका भी निकल जाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस नेशनल विद्या फाउंडेशन के साथ कैसा रहा, और आप नेशनल विद्या फाउंडेशन को एज अ कंसल्टेंसी रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर, एनवीएफ सर, जैसे मैंने बताया कि एनवीएफ हेल्प करती है बच्चों की बहुत, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, और फर्स्ट ईयर में तो सर काफ़ी हेल्प करती है, और फर्स्ट ईयर ही सबसे क्रूशियल होता है कि कोई भी बच्चा जाता है फर्स्ट ईयर में। ऑलमोस्ट आप कभी भी कॉल करोगे, जैसे विवेक सर हैं एनवीएफ में, जो फिलीपींस में है, हम्म। वो एकदम से वो वहाँ पे, और अब तो एनवीएफ जो मेरे कॉलेज में है, जैसे मैम मोई, वो एकदम से, मैं आप उनसे बात कर सकते हो डायरेक्ट वहाँ कभी भी।
तो हेल्प कर देती है कंसल्टेंसी, और कोई कंसल्टेंसी के रिप्रेजेंटेटिव जब आपके कॉलेज में हो तो इजी हो जाता है थोड़ा, कि एकदम से आपको कहीं कॉल नहीं करनी, आप जाके डायरेक्टली उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हो, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात हो जाती है, बहुत इजी हो जाता है। तो डेफिनेटली ये सब बहुत एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए कि एनवीएफ के लोग थे उधर वहाँ हमारे कॉलेज में। और एनवीएफ सर ऐसा मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं लगी, और हमेशा हमने जब भी कुछ भी छोटी मोटी हेल्प के लिए हमने या कुछ भी एडवाइस के लिए हमने पूछा सर से, तो एकदम से मतलब फ्रीली होके सर ने सब कुछ बताया। सो ओवरऑल तो सर मेरे 5 साल की जर्नी में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कंसल्टेंसी ने मेरी हेल्प नहीं की। ऑल आउट कभी भी हमें कोई से भी ईयर में हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हम पूछ लेते थे। एक बार मैंने आपको भी मैसेज किया था कि बुक्स के लिए, तो आपने भी इंस्टेंटली रिप्लाई करा था कि कोई भी बच्चा इंडिया से जाएगा फिलीपींस तो मैं आपकी बुक्स कोरियर करवा दूंगा उसके। सो द एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। एंड अब भी एग्जाम के बाद भी सर देखिए आपने एकदम से कॉल किया तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंसल्टेंसी देखिए स्टार्टिंग से लेके मतलब कि एंड तक, जहाँ से मतलब जर्नी स्टार्ट हुई थी वहां से लेके जहाँ पे जर्नी अपने अभी एक थोड़ा सा अचीवमेंट भी किया है, तब भी आपके लिए आपको एकदम से आपके लिए हेल्प के लिए तैयार है और आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, वो भी एक अच्छी बात होती है। आपकी मदर आ गई है क्या? एक बार उनसे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मैं करना चाहता था। जी सर, जी सर, एक सेकेंड। हेलो। हाँ। जी सर, जी सर, मम्मा आ गई हैं। नमस्कार मैम। भैया। आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बच्चा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने पास कर लिया है, डॉक्टर साहब हो गए हैं। इसके हाँ लिए जी। आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको पर्सनली मैं बधाई देना चाहता था। अब तो बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको मैम? जी आपका धन्यवाद भैया। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा जी। हाँ, बच्चा डॉक्टर हो गया, अभी तो पूरा आपका नाम हो गया होगा कि हाँ डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब हो गए, डॉक्टर साहब हो गए। ठीक है मैम, बस यही मैं आपसे जानना चाहता था। और आपको बधाई, नमस्कार, बधाई। जी सर। हाँ, बस आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता था एक्चुअली। ये क्वेश्चन हमको भी नहीं मालूम था इसका आंसर, कि डीन एंड वाइस डीन कौन है? सेंटम है ना, वाइस डीन? यस सर, यस सर। हाँ, तो दोनों जन ने मतलब यूएसएमएलई कंप्लीट करके उन्होंने अमेरिका में प्रैक्टिस किया है क्या? दोनों जन ने, दोनों ने? जी सर, जी सर, डॉक्टर शांतमीना ने भी सर प्रैक्टिस करी है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं सर वो। अच्छा, वहां प्रैक्टिस किया है क्या, अमेरिका? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, वहां उन्होंने प्रैक्टिस। वहाँ, हाँ। हाँ जी, वहाँ प्रैक्टिस किया है उन्होंने। हाँ। और सर डीन का सर, डीन से सर कभी इतनी खुल के बात नहीं हुई, पर सर जैसे सीनियर्स बताते थे कि उन्होंने भी यूएस में वहीं से किया है। वाह, तब तो बहुत ही अच्छा हाँ बात जी, है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी सर, और वो पढ़ाते भी है सर दोनों। हम्म। और नहीं सर, आप कभी मतलब किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे डॉक्टर शांता मीना का, हम्म। तो सर नॉलेज सर उन्हें काफ़ी अच्छी है सर, वो और सिंप्लीफाई करके सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा देते हैं सर। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी सर आपको पता ही है, आप मतलब किसी से भी पूछेगा मतलब जो भी मेडिकल का होगा, वो सबसे टफेस्ट सबसे सब्जेक्ट। टफेस्ट होता है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसको इजी कर देते हैं सर वो थोड़ा, मतलब फर्स्ट ईयर से ही वो ऐसा बेस बना के चलते हैं न्यूरो एनाटॉमी का, हम्म। सारे सब्जेक्ट्स का, कि थोड़ा इम्फेसाइज थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। और मतलब वो अच्छे से पढ़ लिया कोई भी बच्चा, तो उसे कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो बहुत ही अच्छा पढ़ा देंगे आपको। बस फिर आप अपने रिवीजन के लिए क्वेश्चंस सॉल्व करिए, तो ऑलमोस्ट आप इजीली हो जाएगा सर।
ठीक है, हाँ जी, ठीक है। सर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हम लोग 1-2 दिन के बाद फिर से मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह। नमस्कार। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. It's my थैंक यू। thanks.